Hello everyone. So welcome back to another video. So first of all, wish you all a very happy Lodi. आप सभी को पता है that your finance account assistant exam is tentatively scheduled on 30th of January. मतलब कि आपके पास समय बहुत ही कम है, तो मैंने आपकी जो अकाउंटेंसी सेक्शन है उसे कंप्लीट कराने का A to Z कंप्लीट कराने का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, तो उसी चीज को बरकरार करते हुए आज उसकी क्लास नंबर 10 है, मैराथन क्लास नंबर 10 है, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले डेट इज बैलेंस शीट अलॉन्ग विद इट्स MCQ. आप सभी को बता दूं, आज के लेक्चर के बाद आपका जो अकाउंटिंग साइकिल है, जो मैंने आपको बताया था एक अकाउंटिंग साइकिल चलता है, दैट इज जनरल, जनरल लेजर, लेजर ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा. अगर आपको इतने कंसेप्ट का भी क्लियर हो जाए, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं आप 15 मार्क्स आसानी से स्कोर कर पाएंगे, जो आपका 30 नंबर की ये सेक्शन है. तो जिन्होंने अभी तक हमारे वो पुराने लेक्चर्स नहीं देखे, ऊपर आपको आई बटन में वो लेक्चर्स प्रोवाइडेड है, आप वो देख सकते हैं. तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं. तो जैसे कि मैंने लेक्चर की स्टार्टिंग में भी आपको बताया कि एक आपका अकाउंटिंग साइकिल होता है. फर्स्ट वन इज योर जनरल, जनरल के बाद आपका आता है लेजर, लेजर के बाद आपका आता है ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाद आपका आता है फाइनल अकाउंट. जनरल के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस हैं इन सब में मैं बात करूं. जनरल बिकॉज इट इज अ बेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की नींव है. उसके बाद लेजर, लेजर के बाद हमने बनाना सीखा ट्रायल बैलेंस, अब हम बनाना सीख रहे हैं फाइनल अकाउंट. अब फाइनल अकाउंट को भी हमने 3 हिस्सों में बांटा. तो 3 हिस्से क्या क्या थे सर? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. तो इन्हीं चीजों को इंटरलिंक्ड करते हुए आगे बैलेंस शीट तक पहुंचते हैं. सर हमने सीखा दैट ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस एंड डायरेक्ट इनकम. सर डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट इनकम क्या होती है? सर वो एक्सपेंसेस जो प्रोडक्ट को बनाने में लगते हैं, जो प्रोडक्ट को डेवलप, उसे बेचने योग्य में लगते हैं, तो उस सबको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस. और इसका रिजल्ट क्या आता है? सर इसका रिजल्ट आता है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस. फिर ये जो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस है, ये हमारा बन जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस. मतलब स्टार्टिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस. अब जब इसमें क्या आता है सर? इसमें हमारी आती है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट इनकम. ठीक है. अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट इनकम क्या है? सर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो है जो प्रोडक्ट को बेचने में मदद करती है. प्रोडक्ट अब बन चुका है, जो प्रोडक्ट बनाने में, फॉर एग्जांपल शर्ट थी, शर्ट को बनाने में, बनाने तक जो खर्चे हुए होंगे उनको हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस. लेकिन जो शर्ट के बाद हमने उसको बेचने में, उसकी सेल्समैन सैलरी लगी, उसको शोरूम में हमने लाया, शोरूम में उसको एक तरह से डमी को पहनाया, शोरूम की लाइटनिंग हुई, उन सबको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट. और उन सब खर्चों को हम किस में डालते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अब सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का रिजल्ट क्या निकलता है? दैट इज नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस, जो हमने अभी लास्ट टॉपिक में, लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. अब ये जो हमारा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस है, इसको हम आगे लेके जाएंगे वो बैलेंस शीट में. अब ये जो नेट प्रॉफिट और ये नेट लॉस है, अगर तो आपका नेट प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में हम क्या कर देंगे? प्लस. कैपिटल में क्या कर देंगे? प्लस. अगर तो नेट लॉस होगा तो हम कर देंगे कैपिटल में से माइनस. ये डिफरेंस था. आपको मैंने ये प्रॉपर्ली इंटरलिंक्ड करके बता दिया. ट्रेडिंग से कैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कैसे बैलेंस शीट बनता है. मैंने आपको बताया था आप तब तक बैलेंस शीट नहीं बना सकते जितनी देर ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बना होगा, जितनी देर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बना होगा. ये एक सीक्वेंस है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, और ये सीक्वेंस वाइज ही बनते हैं. होप सो अब आपको क्लियर हो गया होगा. तो चलो आगे बढ़ते हैं बैलेंस शीट की ओर. मैंने आपको बता दिया डेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का रिजल्ट है दैट इज नेट प्रॉफिट या नेट लॉस. उसको हमने कहां पे लेके जाना है? बैलेंस शीट के कैपिटल में. अब बैलेंस शीट क्या है? द बैलेंस शीट वर्ड तो आपने बड़ी बार फिल्मों में, सीरियल्स में सुना होगा. आपकी कंपनी की बैलेंस शीट ऐसी आई है, बड़ी वर्स आई है, ऐसा हुआ है. अब आप जब कभी किसी कंपनी में इन्वेस्ट भी करने जाओ, आप किसी कंपनी के शेयर भी खरीदने जाओ, तो आपने क्या करना है? सबसे पहले उसका फाइनल अकाउंट देखने होते हैं. आपने उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखना है, आपने उसकी बैलेंस शीट देखनी है. हाँ जनाब, इस बैलेंस शीट बताइए कि आपके पास कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज है. मतलब कि बैलेंस शीट क्या है? बैलेंस शीट इज ए समरी ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी. ये कोई अकाउंट नहीं है, ये भी चीज याद रखना. हमने ट्रायल बैलेंस में भी पढ़ा था दैट ट्रायल बैलेंस इज नॉट अकाउंट, इट इज ए समरी. क्या था वो? समरी थी. तो वैसा ही बैलेंस शीट है. बैलेंस शीट इज नॉट अकाउंट, वो क्या है? एक समरी है. ठीक है, तो ये चीज आप याद रखना. ठीक है,
तो इधर लिखा भी है, पढ़ लेते हैं। बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट विच गिव्स द पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। मतलब कि आपको बताएगा कि आपकी जो शीट है ये आपको शीट में बताएगा कि आपके एसेट्स कितने, लायबिलिटी कितने, और ये बराबर होने चाहिए। अभी हम प्रॉपर्ली पढ़ेंगे। हमने ट्रायल बैलेंस में क्या सीखा था, एरिथमेटिकल एक्यूरेसी क्या कहती है, डेट एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। मतलब एसेट्स इज इक्वल टू एक्सटर्नल लायबिलिटी प्लस इंटरनल लायबिलिटी भी हम बोल सकते हैं। तो ये वही चीज कहने की बात कर रहा है, डेट बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट विच गिव्स द पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑन ए पर्टिकुलर डेट। ऑन अ पर्टिकुलर डेट, इसकी भी बड़ी इंपॉर्टेंस है। आपसे पूछा जा सकता है बैलेंस शीट कब बनाया जाता है, आपका आंसर होना चाहिए सर इट इज प्रिपेयर्ड ऑन ए पर्टिकुलर डेट। क्यों? देखो, जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट है और जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इट इज प्रिपेयर्ड फॉर ए पीरियड। वो एक पीरियड के लिए बनाया जाता है। क्या पता 3 महीने के लिए हो, 6 महीने के लिए हो, मैक्सिमम साल के लिए ही होता है। ठीक है, मतलब वो एक पीरियड, उसमें वर्ड याद रखना पीरियड, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्योंकि उसमें क्या आते हैं, खर्चे आते हैं साल भर के, 6 महीने के, 3 महीने के, जितना आपका टाइम पीरियड होगा। लेकिन जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में ऊपर लिखा होगा बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च। मतलब कि 31 मार्च को बैलेंस शीट ये थी आपकी। हो सकता है कि 1 अप्रैल को आपकी बैलेंस शीट अलग हो सकता है कि 2 अप्रैल को आपकी बैलेंस शीट अलग हो सकता है कि 3 अप्रैल को आपकी बैलेंस शीट अलग हो। तो इसलिए याद रखना बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड ऑन ए पर्टिकुलर डेट। एसेट्स आर द रिसोर्सेज ओन बाय द बिजनेस। ये मैं सब कुछ आपको बता चुका हूं, तो मैं ये रिपीट नहीं करूंगा। एसेट्स क्या होता है, लायबिलिटीज क्या होता है, ये लिखा हुआ है। आफ्टर एसेर्टेनिंग द नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, अ बिजनेस पर्सन वुड लाइक टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन। अब जो आप ओनर हो, ठीक है, आप एक मालिक हो बिजनेस के, अब आपने पता तो कर लिया मैंने इतनी कमाई की है, इतना लॉस भी झेला है, जो भी होगा। अब आपने पता करना है कि मेरी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, मेरे पास एसेट्स कितने हैं एज कंपेयर टू माई लायबिलिटीज। ठीक है, तो वो आपको कौन बताएगा, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कौन बताएगा, बैलेंस शीट। मैंने आपको बताया था डेट हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, हमने उसको 2 स्टेटमेंट्स में बांटा है, डेट इज इनकम स्टेटमेंट एंड पोजीशन स्टेटमेंट। तो पोजीशन स्टेटमेंट का दूसरा नाम क्या था, बैलेंस शीट। फॉर दिस पर्पस बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड विच कंटेन्स अमाउंट्स ऑफ ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस एज ऑन पर्टिकुलर डेट। इधर भी लिखा हुआ है द स्टेटमेंट सो प्रिपेयर्ड इज कॉल्ड बैलेंस शीट because it gives the balances of ledger account which are still there after the closure of all nominal account। मतलब देखो, हम जब ट्रायल बैलेंस बनाते हैं ना, ट्रायल बैलेंस में हमारे सभी के सभी अकाउंट्स होते हैं, रियल अकाउंट होते हैं, नॉमिनल अकाउंट होते हैं, आपके पर्सनल अकाउंट होते हैं, तीनों के तीनों अकाउंट होते हैं हमारे ट्रायल बैलेंस में। नॉमिनल अकाउंट जितने भी होंगे उधर, वो सभी के सभी या तो ट्रेडिंग में चल गए होंगे या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चल गए होंगे। अब कौन कौन से बचे होंगे ट्रायल बैलेंस में, सिर्फ और सिर्फ रियल और पर्सनल। तो इनको हम या तो कोई रियल अकाउंट आपका एसेट्स में चल जाएगा, कोई लायबिलिटी में चल जाएगा, पर्सनल अकाउंट आपके कोई एसेट्स में चल जाएंगे, कोई लायबिलिटी में चल जाएंगे। तो इधर यही लाइन लिखी है, आफ्टर द क्लोजर ऑफ ऑल नॉमिनल अकाउंट बाय ट्रांसफरिंग टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, बैलेंसेस ऑफ ऑल पर्सनल एंड रियल अकाउंट आर ग्रुप्ड इनटू एसेट्स एंड लायबिलिटी। अब जितने भी आपके रियल और पर्सनल अकाउंट बच गए उनको हम किसमें डाल देंगे, एसेट्स एंड लायबिलिटी। आपसे पूछा जा सकता है क्या बैलेंस शीट में नॉमिनल अकाउंट कोई आएगा, आपका आंसर होना चाहिए नो सर। जितने भी नॉमिनल अकाउंट थे वो हमने सबको कहां पे डाल दिए थे, उनको हमने डाल दिया था ट्रेडिंग अकाउंट में और हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इन द बैलेंस शीट द लायबिलिटीज आर द लेफ्ट हैंड साइड एंड द एसेट्स ऑन द राइट हैंड साइड। ठीक है, आपको मैं एक बार परफॉर्मा दिखा देता हूं, उससे और क्लियर हो जाएगा। आप देख सकते हो ये रहा आपका परफॉर्मा। ठीक है, ये आपका परफॉर्मा है। आपकी जितनी भी लायबिलिटीज होंगी उनको आपने लेफ्ट साइड पे लिखना है। ठीक है, और जितने भी एसेट्स होंगे वो आपकी राइट साइड पे होंगे। ठीक है, याद रखना दैट इज लायबिलिटीज, दैट इज आपकी एसेट्स। अब मैं बता दूं ये आपका है ओल्ड फॉर्मेट। ठीक है, ये आपका हो जाता है हॉरिजेंटल फॉर्मेट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यू कंपनीज एक्ट, ठीक है, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग अब उन्होंने अपना फॉर्मेट थोड़ा बदल दिया। उन्होंने कहा कि आपकी जो बैलेंस शीट है, देखो होना ऐसे ही चाहिए बैलेंस शीट, लेकिन उनके अकॉर्डिंग कहते हैं अब आप हमें वर्टिकल फॉर्म में दो। मतलब कि पहले ऊपर एसेट्स लिखो, एसेट्स का सारा लेखा जोखा लिखो। ठीक है, जितने भी एसेट्स हैं लिख दिए, जब एसेट्स का टोटल मार दो। अब इसके नीचे लायबिलिटीज होनी चाहिए, मतलब कि वर्टिकल फॉर्म में होना चाहिए, ऊपर से नीचे। ठीक है, ये इस तरह से। लेकिन ये जो है इसमें देखो इसका कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, तभी मैंने आपको इतने इसके बारे में बताया नहीं है, इसका कोई क्वेश्चन क्या बनाएगा। ठीक है, बस ज्यादा से ज्यादा यही चीज याद रखना कि अगर एग्जामिनर पूछ सकता है तो आजकल वर्टिकल फॉर्मेट चलता है। ये जो आपके सामने स्क्रीन पे है दैट इज हॉरिजेंटल फॉर्मेट। ठीक है,
अब आप इधर देख सकते हो जितने भी एसेट्स हैं आपके इधर आ जाते हैं, फिक्स्ड एसेट्स, बिल्डिंग, लैंड, प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल। फिर करंट एसेट्स में आपके बिल रिसीवेबल, इन्वेंट्रीज, सन्ड्री डेटर्स, ठीक है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये सब कुछ आपके हैं करंट एसेट्स। फिर इधर आपकी लाइबिलिटीज आ गई, कैपिटल आ गई। कैपिटल में आपका क्या होगा, पहले नेट प्रॉफिट ऐड कर देंगे, ड्राइंग्स लेस कर देंगे, अगर लॉस होगा उसको भी लेस कर देंगे, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका एक फॉर्मेट है बैलेंस शीट का। आप देख सकते हो बैलेंस शीट में ऊपर क्या लिखा होता है, एज ऑन, ठीक है। तभी ये एक पर्टिकुलर डेट को बनाई जाती है, ना कि पर्टिकुलर पीरियड के लिए होती है। ये चीज आपको मैं बार बार बोल रहा हूं। और ना ही एक और चीज याद रखो, इसमें डेबिट और क्रेडिट नहीं होता। आप देख रहे हो तो डेबिट और क्रेडिट लिखा है, नहीं लिखा हुआ। तो याद रखना जो बैलेंस शीट है इट इज ए समरी नॉट ए अकाउंट। ये बड़ी बार पूछा जाता है, तो अपने दिमाग में ये चीज याद रखो, बैलेंस शीट एंड ट्रायल बैलेंस ये दोनों एक समरी है, ये दोनों एक स्टेटमेंट है, ये कोई अकाउंट नहीं है, ठीक है। आगे बात करते हैं, पहले ऊपर देख लेते हैं। हाँ, हमने ये चीज पढ़ ली। अब बैलेंस शीट हैज द फॉलोइंग फीचर, इट इज द लास्ट स्टेज ऑफ फाइनल अकाउंट, लास्ट डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर को बनाया जाता है। इट इज नॉट ए अकाउंट, ये मैं बता चुका हूं। इट हैज टू साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड इज लाइबिलिटी साइड एंड राइट हैंड साइड इज एसेट साइड। ये मैं सब कुछ बता चुका हूं, जो बोल्ड किया इसको याद रख लीजिए। द टोटल ऑफ बोथ साइड्स आर ऑलवेज इक्वल, तो एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज हमेशा होनी चाहिए, नहीं तो आपसे कहीं गलती हो गई है, आपने कोई अकाउंट लिखना भूल चुके हो, ठीक है। The balances of all assets account and liability account are shown in it. No expense account and revenue account are shown in it. ठीक है, ये सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ. It discloses the financial position and solvency of the business. ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन बताएगी आपके बिजनेस की. इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिकॉज द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस इज इंक्लूडेड इन इट थ्रू कैपिटल अकाउंट. ये सब कुछ मैंने आपको प्रॉपर्ली बता चुका हूं. बस इसमें इंग्लिश भाषा का इस्तेमाल हुआ और मैंने हिंदी भाषा का इस्तेमाल किया और कोई फर्क नहीं है. अब बात करते हैं द फंक्शन ऑफ बैलेंस शीट. ठीक है, बैलेंस शीट का फंक्शन क्या है तो ये भी एक बार गो थ्रू करेंगे. आपने सब कुछ पढ़ा हुआ, घबराओ मत. पहला बोलता है अ बैलेंस शीट एग्जिबिट्स द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन. ठीक है, वो आपकी एक फाइनेंशियल पोजीशन बताता है एट ए पर्टिकुलर डेट. यही चीज लिखिए. इट हेल्प्स द इन्वेस्टर टू नो द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म. अब वो इन्वेस्टर को बताती है कि कंपनी की कितनी अर्निंग कैपेसिटी है, कितने वो कमाने का योग्य है, उसके पास कितने एसेट्स है, उसकी कितनी करंट रेशियो है, ठीक है, उसकी कितनी डेट रेशियो है. देखो रेशियो वाला चैप्टर हमारे में नहीं है. रेशियो चैप्टर भी एक होता है, ठीक है, आपको बस बता रहा हूं एक रेशियोज होती है, तो वो इन्वेस्टर्स को पता होनी चाहिए. बैलेंस शीट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टूल टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एंड प्राइमरली टू द क्रेडिटर्स. वो हमने पढ़ा था यूजर्स में, ठीक है, ये वही चीज लिखी है. इट हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट वेदर द फर्म इज सॉल्वेंट और नॉट. ठीक है, अब ये बताती है कि आपकी जो फर्म है वो सॉल्वेंट है भी है कि नहीं है. सॉल्वेंट मतलब क्या वो पैसे देने योग्य है, वो कितनी सॉल्वेंसी है, कि वो कितनी जल्दी अपने एसेट्स को पैसे में बदल सकती है. ठीक है, तो वो चीज भी आपको बताती है. आगे हमने फॉर्मेट पढ़ लिया. अब इंपॉर्टेंट नोट पढ़ लेते हैं. ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट बोलता है द एसेट्स एंड लायबिलिटीज मस्ट बी शोन इन ए मैनर दैट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस कैन बी असेस्ड थ्रू इट इज इजीली एंड क्विकली. दस अ अरेंजमेंट इज मेड in which assets and liabilities are shown in the balance sheet. Such an arrangement is called marshalling of assets and liability. ये देखो, ये जो चीज है ना आपको किसी बुक में नहीं मिलेगी, तो ये मैंने अपने नोट्स में डाली है. क्या होता है, ये आपकी बैलेंस शीट है. अब देखने वाले को आसानी से समझ आ रहा है, इस हिसाब से हमने इसको अरेंजमेंट करना है, इस हिसाब से हमने इसके अंदर एंट्रीज करनी है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने पहले लिखी बिल्डिंग. चलो, बिल्डिंग के नीचे मैं लिख देता हूं कैश, फिर मैंने लिख दिया बिल रिसीवेबल, फिर मैंने लिख दिया लैंड, फिर मैंने लिख दिया प्रीपेड एक्सपेंस. तो इससे क्या होगा, जो इन्वेस्टर है वो अच्छी तरह इसके ऊपर वर्क नहीं कर पाएगा, उससे तकलीफ होगी. अगर तकलीफ होगी फिर वो इन्वेस्ट ही नहीं करेगा. इसलिए हमने प्रॉपर्ली से अरेंज करना है. मतलब कि देखो ऊपर क्या लिखा है, फिक्स्ड एसेट. तो सबसे पहले आपके सारे फिक्स्ड एसेट्स होने चाहिए. ये नहीं है कि पहले फिक्स्ड एसेट फिर आपका करंट एसेट आ गया, फिर करंट एसेट आ गया, फिर फिक्स्ड एसेट आ गया, फिर करंट एसेट आ गया. ऐसा नहीं होना चाहिए. एक प्रॉपर अरेंजमेंट होनी चाहिए, एक सीक्वेंस होना चाहिए. या तो अगर आपके पहले करंट एसेट्स है तो करंट एसेट्स की ही लिस्ट होनी चाहिए, बाद में आपके फिक्स्ड एसेट्स है तो फिक्स्ड एसेट्स के ही आपकी लिस्ट होनी चाहिए. और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट. ठीक है, अब बैलेंस शीट बनाने के भी दो तरीके हैं, ये भी आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे लेकिन पता होना चाहिए. तो क्या है पहला मेथड, दैट परमानेंसी प्रेफरेंस मेथड. परमानेंट, पहला वर्ड जो है ना परमानेंट है, उसी से बना हुआ है.
और दूसरा बोल रहा है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी वो होता है जो पैसे में जल्दी तब्दील हो जाए। तो पैसे में कौन सा तब्दील हो जाता है जल्दी? सर करंट एसेट्स। परमानेंट, ठीक है, ऊपर क्या है? परमानेंट। परमानेंट को बोल सकते हैं फिक्स्ड। तो ये इसी के रिलेटेड है। अंडर दिस मेथड द एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर शोन इन द बैलेंस शीट इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंसी। इन अदर वर्ड्स द मोर परमानेंट आर शोन फर्स्ट। मतलब कि अकॉर्डिंग टू दिस मेथड आपके जितने भी फिक्स्ड एसेट्स हैं उनको आप पहले लिखोगे, आपके जितने भी परमानेंट एसेट है उनको आप पहले लिखोगे, जितने भी आपके लिक्विड एसेट है उनको बाद में लिखोगे, अकॉर्डिंग टू परमानेंस प्रेफरेंस मेथड। और जो आपका दूसरा मेथड है लिक्विडिटी, इसमें कहता है सबसे पहले आपने करंट एसेट्स को लिखना है, उसके बाद आपके जितने जितने लिक्विडेट एसेट्स हैं उनको पहले लिखना है, एंड में आपके आएंगे फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, मतलब दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। आप इधर देख सकते हो, द मोर लिक्विड द एसेट्स द अर्लियर आर देयर शोन। जितने लिक्विड है, वो लिक्विड मतलब जितनी जल्दी वो पैसे में तब्दील हो सकते, उनको आपने पहले लिखना है। ठीक है, होप सो क्लियर होगा। तो यही था आपका बैलेंस शीट के बराबर बारे में। तो बात करते हैं व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट का मेन पर्पस क्या है? टू रिपोर्ट द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। फिर बात करते हैं ड्रॉइंग्स अपीयरिंग इन द ट्रायल बैलेंसेस सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम कैपिटल। ये भी मैं आपको बता चुका हूं। अब आपने देखा होगा, अगर आप बुक कंसल्ट कर रहे हो, आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, आपकी हर एक बुक में 2 चैप्टर्स होंगे। एक होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट, एक होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। अभी तक हमने जितना पढ़ा वो सब कुछ क्या था? विदाउट एडजस्टमेंट। अब हमने पढ़ना है विद एडजस्टमेंट। इसका कुछ डीप कंसेप्ट नहीं है, सिंपली जो मैं आपको थोड़े कंसेप्ट दूंगा वो याद रखिए, उसके बाद हम एमसीक्यू करने वाले हैं आज ही के लेक्चर में। तो बात होती है एडजस्टमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब कि अब देखो, इंसान ही है ना, अकाउंटेंट भी इंसान ही है, उससे कोई ना कोई गलती हो सकती है, उससे कुछ ना कुछ छूट सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है, क्या तो उससे कुछ छूट गया। अब हमें एंड में जाके पता चल रहा है कि हमसे ये चीज गलती हो गई। तो अब मैं क्या करूंगा? पहले उसकी जर्नल एंट्री करूंगा, उसको फिर लेजर में भी घुसाऊंगा, फिर ट्रायल बैलेंस में भी घुसाऊंगा। ठीक है, इससे क्या होगा? कटिंग कितनी ज्यादा हो जाएगी। तो उसके लिए हम कुछ एडजस्टमेंट्स करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, वो जो हम आइटम्स भूल चुके उनके हम 2 बारी इफेक्ट दिखा देंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, अपने आप ठीक हो जाए। अब क्या क्या उसके 2 इफेक्ट होंगे, एग्जामिनर आपसे वो पूछेगा। आपसे पूछा जाएगा कि आउटस्टैंडिंग सैलरी थी, हम उसके लिखना भूल गए, तो उसकी क्या एडजस्टमेंट्स होंगी 2, तो वो आप उसके बताओगे। अब ध्यान से देखना, हमारे पास क्या थे, 2 मिनट में आपको दिखा देता हूं। सर हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पढ़ा कि 3 आइटम्स होती हैं, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अब जो आपके 2 इफेक्ट होंगे, याद रखना, एक इफेक्ट तो आपका हमेशा बैलेंस शीट में होना ही होना है। हमेशा, हमेशा वर्ड समझते हो ना, हर बारी, एवरी टाइम, हर बारी बैलेंस शीट में उसका इफेक्ट होना ही होना है। और एक इफेक्ट इन दोनों में से किसी एक में, या तो ट्रेडिंग में या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पता चल गया 2 इफेक्ट। 2 इफेक्ट क्या होने हैं? एक बैलेंस शीट में हमेशा होना ही होना है, और एक इफेक्ट या तो ट्रेडिंग में या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बस इन दोनों में से किसी एक में। मैं बोलूं एक इफेक्ट होगा ट्रेडिंग में, एक इफेक्ट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो वो गलत है। इन दोनों में से किसी एक में इफेक्ट होना है और एक बारी बैलेंस शीट में होना ही होना है। तो आगे बात करते हैं, इफेक्ट्स देखते हैं क्या क्या इफेक्ट होते हैं, आपको अपने आप क्लियर हो जाएंगे अगर आपका बेसिक्स क्लियर है। तो बात होती है एडजस्टमेंट की। ठीक है, मैंने आपको इधर बताया द मेन पर्पस ऑफ एडजस्टिंग इज टू अपडेट द अकाउंट्स टू कन्फर्म विद द एक्रूअल कंसेप्ट। ठीक है, उसका एक्रूअल कंसेप्ट। द इंपॉर्टेंट नोट क्या है? फॉर एवरी एडजस्टमेंट देयर आर 2 इफेक्ट, 1 इन ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैंने साफ तौर पे इधर लिखा हुआ, इतनी बढ़िया सी बुक बनाई है मैंने, इतनी मेहनत करके, आपको देख सकते हो कि बोल्ड किया हुआ है इतना। ठीक है, फॉन्ट की दिया हुआ इतना बढ़िया सा से। अब बोलते हैं नेसेसिटी ऑफ एडजस्टमेंट टू एसरटेन द ट्रू नेट प्रॉफिट। ठीक है, अब आपने सही नेट प्रॉफिट बताना है। ऑब्वियस ही बात है, इंसान गलतियों का पुतला है, गलती हो गई है तो अब उसको सुधारना भी है, तो सुधारेंगे। तो सही प्रॉफिट पता करेंगे तो अच्छी बात है। ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन पता करने के लिए, टू मेक द रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजेक्शन ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स। ठीक है, यही मैं आपको सब कुछ बता चुका हूं। अब याद रखना, एक ये लाइन रट्टी लो, एड आउटस्टैंडिंग लेस प्रीपेड। अगर प्रीपेड होगा तो लेस करना है, आउटस्टैंडिंग होगा तो ऐड करना है। ऐड आउटस्टैंडिंग लेस प्रीपेड, ऐड आउटस्टैंडिंग लेस प्रीपेड, ऐड आउटस्टैंडिंग लेस
प्रीपेड। हो गया, काम खत्म। तो इधर से ही आपका होता है। देखो मैं आपको इधर सिर्फ और सिर्फ बताऊंगा कि इसके क्या क्या दो इफेक्ट होंगे। एक है डेप्रिसिएशन ऑन कार ₹100। मैंने बोला कार पे डेप्रिसिएशन लगी है 100 रुपए की, ठीक है। 100 रुपए की डेप्रिसिएशन लगी है कार पे, तो दो इफेक्ट क्या होंगे सर? दो इफेक्ट इसके होंगे। एक तो बैलेंस शीट में बताना ही है, एक हम क्या करेंगे, एक बैलेंस शीट का इफेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल कार मैंने एसेट्स वाली साइड लिखी है 1 लाख की, तो 1 लाख में से लेस डेप्रिसिएट कर लूंगा, ऑब्वियस सी बात है। कहां पे? बैलेंस शीट में। तो पहला इफेक्ट क्या हो गया सर? एसेट्स वाली साइड पे कार में से हम 100 रुपए डिडक्ट कर लेंगे। और दूसरा इफेक्ट क्या होगा? डेप्रिसिएशन कहां पे आता है सर? डेप्रिसिएशन हमारा आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड लिख देना। क्या दो इफेक्ट हो गए सर? एक इफेक्ट हुआ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड, एक इफेक्ट हुआ कार में से डिडक्ट। दूसरा देखिए क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक एक हमारा आता है ट्रेडिंग अकाउंट में और एक हमारा आता है बैलेंस शीट में एसेट वाली साइड। स्टॉक क्या है? कोई स्टॉक पड़ा हुआ है तो आपका एसेट है ना, तो इसको एसेट में डालेंगे। दो इफेक्ट क्या हो गए? एक एसेट वाली साइड, एक आपका ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग के लिए मैंने क्या बोला? ऐड, ठीक है, ऐड। तो सैलरी कहां पे आता है सर? सैलरी आता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो जब आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फॉर एग्जांपल लिखा है सैलरी 1500, उधर हम क्या करेंगे? ऐड आउटस्टैंडिंग 100, 1600। एक इफेक्ट क्या हुआ सर? इट विल बी शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और दूसरा इफेक्ट आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होता है सर? आउटस्टैंडिंग सैलरी इज अ लाइबिलिटी, तो दूसरा इफेक्ट है इसका, लाइबिलिटी वाली साइड शो कर दो, खत्म। प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस का क्या होगा? मैंने प्रीपेड को क्या बोला? लेस करना है। तो जो भी खर्चा है, फॉर एग्जांपल रेंट है, तो रेंट में से हम क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। और दूसरा इफेक्ट प्रीपेड रेंट, आपने पहले ही रेंट पे कर दिया, आप चिंता मुक्त हो चुके हो, तो ये आपके लिए क्या है? एसेट है। दूसरा इफेक्ट क्या होगा? प्रीपेड रेंट आपका कौन सी साइड आएगा? एसेट वाली साइड आएगा। अगला रिसीव्ड रेंट इन एडवांस, आपने रेंट एडवांस में रिसीव कर लिया। पहले बताओ रिसीव्ड रेंट इन एडवांस क्या है? टेंशन है कि आपकी एसेट है। सर रिसीव्ड हमने एडवांस में कर लिया, अब उसको झेलना पड़ेगा, तो टेंशन है, तो इसको हम क्या लेंगे? लाइबिलिटी लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? लाइबिलिटी हो जाएगा। अब ये हमारी लाइबिलिटी हो गई। अब दूसरा इफेक्ट एडवांस है ना, ठीक है, जो आप एडवांस में रिसीव कर ले तो हम लेस करते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे? आपका जो रेंट रिसीव्ड होगा क्रेडिट साइड, रेंट रिसीव्ड क्रेडिट साइड होगा, तो उसमें से लेस कर देंगे, बस, ठीक है। ये क्रेडिट साइड क्या आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड। तो बात करते हैं आपका आज का लास्ट टॉपिक, मतलब आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का लास्ट टॉपिक, आपका कहूंगा कि आपकी जो अकाउंटिंग साइकिल है उसका लास्ट टॉपिक, हाउ टू शो प्रोविजन ऑन बैड डेब्ट्स एंड बैड डेब्ट्स इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये क्या है? ये भी आपका एडजस्टमेंट ही है। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है। एग्जाम्पल नीचे दी भी हुई है, ये दी है आपको बैलेंस शीट में, मतलब सॉरी ट्रायल बैलेंस में बोला है आपका जो बैड डेब्ट्स है ना वो है 3000। अब आपको क्वेश्चन में ही बोलता है आपके फर्दर बैड डेब्ट्स हो गए। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? ये आपकी एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट में बोलता है आपके फर्दर बैड डेब्ट्स और हो गए 1000 के। ये आपका ट्रायल बैलेंस में, ठीक है। अब ट्रायल बैलेंस को तो हम छेड़ नहीं सकते, बाद में फिर से हमें पता चला जब हम अपने अकाउंट्स बंद कर रहे थे 31 मार्च को हमें पता चला, हमने अपनी ट्रायल बैलेंस तो बना लिया लेकिन 1000 रुपए के और हमारे बैड डेब्ट्स हुए। तो एक हमने ओ लिखा मैंने, फर्दर बैड डेब्ट्स 1000। अब क्या हुआ? आपका इधर लिखा था प्रोविजन भी लिखा था, इधर प्रोविजन लिखा था, समझ लो 5%। 5% ने डेटर्स पे लगता है। प्रोविजन क्या होता है सर? हम थोड़ा सा पैसा साइड में रख लेते हैं ताकि हमारा जब गलत टाइम आए
हम इसको प्रॉपर्ली यूज कर सके, प्रोविजन बना के रख लेते हैं। लेकिन अब हमें बोला गया आप प्रोविजन बनाइए 10%। अब हमने देखा रिस्क बड़ा ज्यादा हो रहा है, तो अब मुझे प्रोविजन चाहिए 10%। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, याद रखना। सबसे पहले हमने लिखना होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैड डेब्ट्स जितने आपको ट्रायल बैलेंस में दिए हुए हैं, उसमें अगर और बैड डेब्ट्स होते हैं उसको ऐड कर दो। जैसे इधर 3000 है, 1000 फर्दर बैड डेब्ट्स को हमने ऐड कर दिया। फिर हमने उसमें ऐड करना है न्यू प्रोविजन, जो आपने नया प्रोविजन बनाया उसको ऐड कर दो, और लेस कर देना जो आपका पहले का बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मुझे बोला गया, मैं तो अकाउंटेंट हूं ना, मुझे मेरे ओनर ने बोला भाई साहब आप 10% का प्रोविजन बनाओ, 10 समझ लो 1000 का प्रोविजन बनाओ, और 500 का पहले का बना हुआ है, तो मैं 1000 में से 500 का कट कर दूंगा तो 500 का ही बनाऊंगा ना मैं। तो वही चीज इधर लिखी है, डेट न्यू प्रोविजन को ऐड करो और ओल्ड प्रोविजन को लेस कर दो। उसमें से 1000 का बनाना है टोटल, 500 का पहले का बना हुआ है, तो 500 का ही और बनाऊंगा ना। तो इसलिए ये कंसेप्ट याद रखना, इसका ये फॉर्मूला है बैड डेब्ट्स एड फर्दर बैड डेब्ट्स एड न्यू प्रोविजन लेस ओल्ड प्रोविजन। तो इधर आप देख सकते हो, आपको आगे जब क्वेश्चन आएंगे ना आपको उधर और क्लियर हो जाएगा। बैड डेब्ट एड फर्दर बैड डेब्ट एड न्यू प्रोविजन लेस ओल्ड प्रोविजन, और ये आपकी अमाउंट आ जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं एमसीक्यू की ओर। तो इसके ऊपर है हमारे 60 क्वेश्चन, तो इसको हम डिस्कस करते हैं पहले। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्लोजिंग स्टॉक इज रिकॉर्डेड इन, जो क्लोजिंग स्टॉक है हम उसको कहां पे रिकॉर्ड करते हैं। पहला बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट ओनली, कि नन ऑफ दीज। ठीक है, अगर तो आपका क्लोजिंग स्टॉक आपका ट्रायल बैलेंस में शो करता है तो सिर्फ और सिर्फ वो आपका किस में आता है, बैलेंस शीट ओनली में आता है। ठीक है, लेकिन इधर इन्होंने ऐसा नहीं लिखा, तो इधर हम लिखेंगे वो ट्रेडिंग अकाउंट में भी आता है और बैलेंस शीट में भी आता है। तो बी आंसर इसका सही रहेगा। सेकंड क्वेश्चन, एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू सेल ऑफ गुड्स आर शोन इन, जो आपके खर्चे हैं जो सेल ऑफ गुड्स के रिलेटेड है, वो जो खर्चे वो कहां पे आएंगे। ठीक है, तो जो गुड्स को बेचने के लिए काम आते हैं, तो दैट इज इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके कहने का मतलब है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो इसका आंसर क्या रहेगा, ए ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑन फिक्स्ड डेट फॉर ए सर्टेन पीरियड, की ऑल ऑफ दिस। मैंने आपको बताया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का याद रखना, ये आपका पीरियड के रिलेटेड है। ठीक है, तो पीरियड इसका आंसर रहेगा। फोर्थ क्वेश्चन, if market price of closing stock is also known while preparing consignment account, ठीक है, closing stock will be valued at cost, closing stock will be valued at market price, closing stock to be valued at cost or market price whichever is lower, कि whichever is higher। तो आपको हमने पहले भी पढ़ा चुका हूं कि whichever is the lower आपका सही रहता है। ये हमारा लोअर क्यों कंसेप्ट रहता है, हमने इसमें कंजर्व होके चलना है, प्रिजर्व होके चलना है, कि अगर बाय चांस उसकी वैल्यू बाद में घट भी जाए, ठीक है, क्या पता अगर हम पहले कॉस्ट वैल्यू ले लें फिर मार्केट वैल्यू पे उसका कम दिखाए। ठीक है, तो हमने उसमें कंजर्व होके चलना है कि हाँ हम सही चले, हमारे आने वाले जो समय वो सही रहे। फिफ्थ क्वेश्चन, ऑन क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वी रिकॉर्ड, ठीक है, तो दैट वी रिकॉर्ड इनडायरेक्ट इनकम। सिक्स्थ क्वेश्चन, ग्रॉस प्रॉफिट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ओपनिंग स्टॉक, एक्सेस ऑफ सेल ओवर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल फ्यूअर परचेजेस। सेवेंथ बोलता है नेट प्रॉफिट फ्यूअर एक्सपेंसिव ऑफ द पीरियड, तो वो आपका होता है एक्सेस ऑफ सेल ओवर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब जीपी इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो यही चीज इसमें बोला हुआ है, दैट इट इज द एक्सेस ऑफ सेल ओवर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेवेंथ क्वेश्चन, नेट प्रॉफिट इज कंप्यूटेड इन द, नेट प्रॉफिट आप किस में कंप्यूट करते हो सर, इट इज कंप्यूटेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एट क्वेश्चन, द चार्जेस ऑफ प्लेसिंग कमोडिटीज इन ए सेलेबल कंडीशन, उसे सेलेबल कंडीशन में बनाना। ठीक है, ध्यान से ना वर्ड का अपना मीनिंग समझा करो। सबसे पहले एक कमोडिटी को, एक प्रोडक्ट को बेचने योग्य बनाना, बेचने के लिए नहीं, ठीक है, बेचने योग्य, सेलेबल कंडीशन, शुड बी चार्जेबल टू। तो ट्रेडिंग अकाउंट इसका सही रहेगा, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में हम कौन से खर्चे डालते हैं सर, डायरेक्ट। जितनी देर उस वो जो प्रोडक्ट है वो उसकी सेलेबल वैल्यू ही नहीं बन पाएगी, वो सेलेबल कंडीशन में ही नहीं है। फॉर एग्जांपल एक शर्ट लेता हूं मैं, शर्ट की हमने कटिंग भी कर दी, बिना सीले, बाजू अलग, कॉलर अलग, ठीक है, बटन अलग,
क्या वो कोई लेगा? नहीं सर। उसको हमने प्रॉपर्ली लेबर लगानी पड़ेगी, लेबर लगेगी, प्रॉपर्ली उसको डाई करेगा, ठीक है, प्रॉपर से स्टिच करेगा, तब जाके वो सेलेबल कंडीशन में बनेगी। तो सेलेबल कंडीशन किसमें आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट। इफ इट इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन फिक्स्ड कैपिटल देन द पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट मस्ट बी, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, मैं आपको ये वाला ना आप होल्ड में रखो, ये वाला क्वेश्चन हम करेंगे दैट इज इन पार्टनरशिप अकाउंट में, ठीक है। 10th, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस एक्सपेंसेस ऑफ परचेजेस माइनस सेल, विच पार्ट ऑफ फॉर्मूला इज रॉन्ग। तो आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के दो फॉर्मूले मैंने लिखाए थे, तो इसमें आपका ये जो पहला फॉर्मूला है, ये इसमें मेरे हिसाब से सेल्स की जगह हमारा होता है क्लोजिंग स्टॉक, तो सेल्स ऑप्शन इज द राइट रॉन्ग वन, ठीक है इसमें, तो इसमें डी आंसर रहेगा। 11th क्वेश्चन की बात करते हैं, विच इक्वेशन इज नॉट करेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन, तो कौन सी इक्वेशन सही नहीं है? तो आप देख सकते हो इसमें जो सी ऑप्शन है वो सही नहीं है, आपके पास जो फॉर्मूला है उसको बस ट्रांसपोर्ट किया हुआ और कुछ नहीं किया हुआ इसमें, बाकी सब सही है, ठीक है। 11th का आंसर क्या रहेगा? सी ऑप्शन। 12th, जनरली डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स कैलकुलेटेड ऑन विच बैलेंस, तो जो आपका डेप्रिसिएशन है वो हम किस पे लगाते हैं? ओपनिंग पे लगाते हैं, क्लोजिंग पे लगाते हैं, एडिशनल पे लगाते हैं, कि अमाउंट रियलाइज्ड पे लगाते हैं? तो जो आपका डेप्रिसिएशन है वो मैक्सिमम ओपनिंग बैलेंस पे लगाते हैं, जो उसकी स्टार्टिंग बैलेंस है, अब साल खत्म हो रहा है तो हम उसके ऊपर साल की डेप्रिसिएशन लगा देंगे। क्लोजिंग बैलेंस हो गया जो उसकी डेप्रिसिएशन माइनस करके आएगी, वो तो गलत बात है, डेप्रिसिएशन माइनस करके वो क्लोजिंग पे थोड़ी लगाएंगे। ओनली ऑन एडिशन हो गया कि आपने अगर कोई मशीन खरीदी है सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर डेप्रिसिएशन, जो पुरानी पड़ी है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगी, ऐसा भी नहीं है, हर साल डेप्रिसिएशन लगती है। और लास्ट बोलता है अमाउंट रियलाइज्ड ऑन एसेट सोल्ड, अब बोलता है जो अमाउंट आपको उसके बेचने पे मिलेगा, तो उस पे भी नहीं लगती, आपके ओपनिंग बैलेंस पे लगती है डेप्रिसिएशन। 13th क्वेश्चन बोलता है ओपनिंग स्टॉक है 20,000, परचेजेज है 1,20,000, क्लोजिंग स्टॉक है 60,000, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल है 20%, देन द अमाउंट ऑफ सेल, ठीक है। तो इसमें भी हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, पहले इस चीज को भूल जाओ, अभी के लिए बस ये चीज भूल जाओ। अभी हम निकालेंगे सिंपली कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमारा आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, 20,000 प्लस 1,20,000 हो गया 1,40,000, 1,40,000 में से 60,000 काटे तो 80,000 इज आर, 80,000 हमारा क्या हो गया सर? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का सर जो दूसरा वाला फॉर्मूला है अब हम उसमें पुट करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू सेल्स माइनस जीपी। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमारा 80,000 इज इक्वल टू सेल्स। देखो अब इसका काम आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट किस पे दिए? सेल पे दिए, तो सेल को हम ले लेते हैं एक्स और ग्रॉस प्रॉफिट को हम ले लेते हैं 20% ऑफ एक्स, ठीक है, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, 80,000 इंटू इसको 100 से करना पड़ेगा, इसको भी 100 से करना पड़ेगा, ठीक है। आपको डिनोमिनेटर पता होगा, डिनोमिनेटर हम सेम करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 100x माइनस 20x अपॉन 100, तो ये हमारा हो जाएगा 80k इज इक्वल टू 100x में से 20x काटे 80x अपॉन 100, ठीक है। अब 100 इधर क्या हो रहा है, ठीक है, इधर मैं कर देता हूं, इधर हम करते हैं 80k इंटू 100, ठीक है, मैं दूसरी स्क्रीन पे ले जाता हूं आपको, 80k इंटू 100 करेंगे और डिवाइडेड बाय 80 कर देंगे, रेसिप्रोकल हो जाएगा ना उधर x के साथ, ठीक है, रेसिप्रोकल कर दिया, बाकी आप इधर सॉल्व कर सकते हो, आपका आंसर रहेगा 1 लाख, तो इसका आंसर क्या रहेगा? बी ऑप्शन। आगे बात करते हैं 14 क्वेश्चन की, फॉर फाइंडिंग क्रेडिट सेल विच अकाउंट इज प्रिपेयर, ठीक है, क्रेडिट सेल को पता करने के लिए ऑब्वियस सी बात है, क्रेडिट सेल जब हम करते हैं तो हमें वो कौन सा अकाउंट बताएगा? डेटर का अकाउंट बताएगा। 14 का आंसर क्या रहेगा? ए ऑप्शन। 15 क्वेश्चन की बात करते हैं, फाइंड आउट क्रेडिट परचेज, ठीक है, अब हमने क्या निकाला है इसमें? क्रेडिट परचेज निकाला है। बोलता है कैश परचेज है 5,000, कैश सेल है 12,000, क्रेडिट सेल है 18,000, क्लोजिंग स्टॉक है 3500, ओपनिंग स्टॉक है 2750, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट है 5,000। इसमें आपने क्या करना है? आपने इसमें बनाना है हमारा दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट। आप इसमें करेंगे तो अपना ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, ये मैं बनाता हूं ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट आ गया। ट्रेडिंग अकाउंट में हम जो जो आइटम्स बोलिए वो डाल दो, आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज डेबिट आती है कौन सी चीज क्रेडिट आती है। तो डेबिट साइड आ गया हमारा ओपनिंग स्टॉक 2750, दूसरी आइटम हमारी आ गई परचेजेस, कैश परचेज, कैश परचेज हमारा कितना आ गया? 5,000। फिर हमारा आ गया
कैश सेल आता है इस तरफ क्रेडिट साइड 12,000। फिर हमारा आ गया क्रेडिट सेल, इधर हमारा आ गया 18,000। फिर हमारा आ गया क्लोजिंग स्टॉक और ये हमारा आ गया 3500। अब आपके मन में आ रहा होगा सर क्रेडिट और कैश, देखो सेल में क्रेडिट भी इंक्लूड करना है, कैश भी इंक्लूड करना है। जो आपने उधार पे भी बेचा है वो भी इंक्लूड करेंगे, कैश वाला भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है। अब जो इधर ग्रॉस प्रॉफिट दिया, ग्रॉस प्रॉफिट किस तरफ आता है सर? ग्रॉस प्रॉफिट आता है इस तरफ, तो 5,000। तो कर लो टोटल 5,000 प्लस 5,000 10,000 12,750, 12,750 इधर आ गया। और इधर कितना आ गया सर? 18 प्लस 12 30, 30 प्लस 33,500, 33,500 में से 12,750 आप माइनस कर लो तो आपका क्या आ जाएगा? क्रेडिट परचेज। आपका क्या आ जाएगा? क्रेडिट परचेज। तो 15th का आंसर आपका आ जाता है 20,750। तो इसका आंसर क्या रहेगा? बी ऑप्शन। 16th, ठीक है। इफ द रेट ऑफ जीपी ऑन सेल इज 20%, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज 2 लाख, देन अमाउंट ऑफ जीपी। मैंने आपको क्या बोला? आपने सिंपली फॉर्मूला लगाना है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू सेल्स माइनस जीपी, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू सेल्स माइनस जीपी, ठीक है। ये फॉर्मूला लगा दिया हमने। अब मैंने आपको बोला था आपने देखना है जीपी किसके ऊपर दिया, जीपी आपको दिया सेल पे, जिसके ऊपर दिया होगा। अगर जीपी आपको कॉस्ट पे दिया होगा तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को मैक्स लेंगे, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में दिए इधर दिए 2 लाख, सेल हमें कितना दिया है? 20, सेल हमें कितना दिया है? एक्स, और ये हमारा हो जाएगा 20% एक्स। 2 लाख, 100 इधर हो जाएगा, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, तो ये 100x हो जाएगा। 100x में से 20x काटे तो 80x अपॉन 100। 2 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 80 आप कर लें तो आपका क्या आ जाएगा? x। x आपका क्या है? सेल। x आपका क्या आएगा? सेल। तो सेल आपकी कितनी आ जाएगी? ठीक है, ध्यान से देखना, 16th का आंसर क्या आएगा? सेल आपकी कितनी आ जाएगी? दैट इज 2,50,000। सेल आपकी आ गई 2,50,000। लेकिन हमने निकालना क्या? ये भी चीज देखा करो, जीपी निकालना है। जीपी क्या है? सेल का 20%, तो 2,50,000 का 20% कर दो, तो उसका 20% है 50,000, तो इसका आंसर क्या रहेगा? 50,000। 17, वी कैन से दैट द बिजनेस इन प्रॉफिट। जब बिजनेस आपका प्रॉफिट में है तो उसका मतलब क्या है? दैट योर इनकम एक्सीड्स द एक्सपेंडिचर, तो सी ऑप्शन इज द राइट वन। 18, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज समरी ऑफ द कंपनी फाइनेंशियल पोजीशन, तो फाइनेंशियल पोजीशन कौन बताता है? बैलेंस शीट बताता है। 19, द अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुड बी, जो आपका अनफेवरेबल बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, मतलब अनफेवरेबल मतलब लॉस, तो लॉस अगर होगा तो उसको हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द कैपिटल। तो 20th, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड आर ट्रांसफर टू, जो आपके बैड डेब्ट्स रिकवर्ड है वो हम कौन सी साइड में लिखते हैं? क्रेडिट साइड। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन इज डेबिटेड टू, ठीक है, जो आपका लॉस हुआ है मशीन को बेचने पे, ठीक है, तो वो हमारा किस साइड पे आएगा? इज डेबिटेड टू मशीन अकाउंट, ठीक है, वो आपके मशीन अकाउंट के डेबिट आएगा। इसकी आपको एंट्री पहले पता होनी, सॉरी मशीन अकाउंट नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी आपका आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। आप ऊपर देख भी सकते हो जो हमने तो प्रॉपर परफॉर्मा किया था। 22 की बात करते हैं। 22 में कहता है रिटर्न आउटवर्ड, ठीक है। रिटर्न आउटवर्ड पहले आपको पता होना चाहिए सेल रिटर्न है कि परचेज रिटर्न है। आउटवर्ड, ठीक है, मतलब कि हमने परचेज किया था, अब वापस आउट बाहर चल गया ना, तो ये हमारा क्या हुआ? परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न को हम किस में से डिडक्ट करेंगे? सर परचेज में से डिडक्ट करेंगे। सेल्स आर इक्वल टू, सेल्स किसके बराबर है? दैट सेल्स आर इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू सेल्स माइनस जीपी। इसी को आप माइनस जीपी हो रहा है, उधर की क्या हो जाएगा? प्लस जीपी हो जाएगा। तो यही फॉर्मूला इधर लिखा है। डेप्रिसिएशन ऑफ ए डिलीवरी वैन विल अपेयर इन, अगर आपकी डिलीवरी वैन की कोई डेप्रिसिएशन लग रही है तो डेप्रिसिएशन ऑब्वियस बात है वो किस साइड आता है? सर वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, ठीक है। तो 24th का आंसर क्या रहेगा? ए ऑप्शन। अब 25 की बात करते हैं। 25 का क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अपेयर इन ए ट्रेडिंग अकाउंट, तो ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सा अपेयर करेगा? डिस्काउंट अलाउड इज इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ये ऑप्शन गलत। डिस्काउंट रिसीव्ड इज ऑल्सो इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ये भी ऑप्शन गलत। अब आता है कैरेज आउटवर्ड, एक होता है कैरेज इनवर्ड। आउटवर्ड हो गया जब आपका सामान बाहर जा रहा है, ठीक है, जब आपका सामान बाहर जा रहा है मतलब सेल रिटर्न, सेल के ऊपर जो आपका कैरेज, सॉरी, ठीक है, जब आप सेल के ऊपर कैरेज करते हो तो वो हमारा आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में।
तो ये ऑप्शन भी तक गलत। तो कैरेज इनवर्ड ही है जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, क्योंकि इट इज ए कैरेज ऑन योर परचेजेस। तो इसका आंसर क्या रहेगा? सी ऑप्शन। 26 क्वेश्चन की बात करते हैं। 26 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी क्लासिफाइड एज ए करंट लाइबिलिटी। तो किस किस को हम करंट लाइबिलिटी बोल सकते हैं? एक हमारा आ जाता है, आप देख सकते हो, सन्ड्री डेटर। डेटर इज नॉट अ लाइबिलिटी, तो फर्स्ट ऑप्शन तो इधर ही गलत। तो देखो फर्स्ट कहां पे है, तो ए ऑप्शन गलत, बी ऑप्शन गलत। सेल्स टैक्स पेएबल इज अ लाइबिलिटी, ठीक है, जो हमने सेल्स टैक्स लिया था, जो हमने वैट लिया था, वो हमने वैट कलेक्ट तो कर लिया, अब हमारा फर्ज होता है कि वो गवर्नमेंट के खाते में डाले, तो एक तरह से वो हमारी लाइबिलिटी ही होती है, ठीक है। सेकंड इज आर लाइबिलिटी, तो सेकंड ऑप्शन तो इधर दिया ही नहीं हुआ, तो ऑब्वियस बात है ये भी गलत। तो सेकंड एंड द थर्ड आर द करंट लाइबिलिटी, तो इसका आंसर क्या रहेगा? सी ऑप्शन। 27 क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो कौन सा ऐसा है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आएगा, ठीक है। बोथ है स्टेशनरी एक्सपेंस, कैरेज इनवर्ड, एनुअल बिजनेस रजिस्ट्रेशन फी की रजिस्ट्रेशन फी फॉर डिलीवरी वैन। तो इसका आंसर हमारा रहेगा जो अभी हमने ऊपर ही किया, दैट कैरेज इनवर्ड इज कम्स इन द ट्रेडिंग अकाउंट। तो इसका आंसर ये रहेगा, क्योंकि नॉट बोल रहे। नेट प्रॉफिट इज शोन इन द, नेट प्रॉफिट कहां पे शोन करेंगे? डेट क्रेडिट साइड ऑफ बैलेंस शीट, क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट क्या होता है सर? नेट प्रॉफिट हमारा होता है कैपिटल में ऐड। कैपिटल में क्या होता है? ऐड। तो कैपिटल जब जब बढ़ती है तो हम उसको किस साइड पे लिखते हैं? क्रेडिट साइड। तो कैपिटल अकाउंट जब आप बनाओगे तो उसके वो क्रेडिट साइड पे आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर डी ऑप्शन भी हो जाएगा। ये आपको और क्लियर हो जाएगा जब मैं पार्टनरशिप अकाउंट कराऊंगा। 29 व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट का मेन पर्पस हमने पढ़ा था, टू रिपोर्ट द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। तो 29 का आंसर क्या रहेगा? सी ऑप्शन। 30th विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट आपके लिए क्या है? तो बैंक ओवरड्राफ्ट इज आर लायबिलिटी, टेंशन। 31 विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट कैलकुलेट्स कॉस्ट ऑफ सेल। तो कॉस्ट ऑफ सेल कौन सही निकाल रहा है, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, डेट परचेजेस प्लस ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री इज द राइट वन। तो डी ऑप्शन का सही रहेगा। 32 इफ द क्लोजिंग स्टॉक इज अपेयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस इट इज शोन ऑन द। अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में शो हो रहा है, ठीक है, ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है ट्रायल बैलेंस में अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक शो हो रहा है तो वो कहां पे हमने शो करना है? तो ये एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया इट इज ओनली शोन इन द बैलेंस शीट, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में शो नहीं करेगी, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ट्रायल बैलेंस में है। अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर होगा तो हमारा एक ट्रेडिंग में भी आएगा और बैलेंस शीट में भी आएगा। तो 32 का आंसर सी ऑप्शन। 33 कैपिटल एट द एंड है 50,000, नेट प्रॉफिट है 15,000, ड्रॉइंग है 3,000, व्हाट इज द कैपिटल एट द बिगनिंग, ठीक है। अब आपको पता है कैपिटल एट द बिगनिंग होती है ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल में हम क्या करते हैं सर? आपका जो नेट प्रॉफिट होता है वो ऐड करते हैं और ड्रॉइंग्स को हम लेस करते हैं, फिर जो हमारा आंसर आता है उसको हम बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल। उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोजिंग कैपिटल। तो ये वही फॉर्मूला हमने इधर यूज करना है। कैपिटल एट द एंड है आपकी 50,000, ड्रॉइंग आपकी है 3,000 और सर प्रॉफिट हमारा है 15,000 प्लस ओपनिंग। तो इसी को आप सॉल्व करोगे, 15,000 में से 3,000 काटे आपका हो जाता है 12,000। 12,000 इधर प्लस हो रहा है, उधर आके माइनस कर दो, तो 50 में से 12,000 माइनस किया तो 38,000 इज द राइट वन। तो 33 का आंसर क्या रहेगा? ए ऑप्शन, ठीक है। 34th क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ सेल रेवेन्यू आर 1,29,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 1,15,000, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 10,000, द ग्रॉस प्रॉफिट इज, देखो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोल रहा है तो आपको निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट में तो आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का कोई काम ही नहीं होता, सिंपली आपने क्या करना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से आपका जो सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप माइनस कर दो, आपका जीपी आ जाएगा। तो 1,29,000 में से 1,15,000 माइनस कर दो तो 14,000 इज द राइट आंसर। तो 34 का आंसर क्या रहेगा? बी ऑप्शन। तो एग्जामिनर कभी कभार आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस भी डाल देगा, तो आपने याद रखना ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इसमें नहीं इंक्लूड करने। तो इसका आंसर क्या रहेगा? बी ऑप्शन, ठीक है। आगे बोलता है 35 इफ अदर इनकम्स रिसीव फॉर द ईयर इज 15,000, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 50,000, नेट प्रॉफिट इज 35,000, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, आपको पता है ग्रॉस प्रॉफिट में से हम क्या करते हैं, जो बाकी एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें माइनस करते हैं और इनकम्स को हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं। फिर जाके हमारा क्या आता है सर? उसके बाद हमारा आता है नेट प्रॉफिट।
तो हमें इधर नेट प्रॉफिट दिया है सर, नेट प्रॉफिट हमें दिया है 35,000, और सर हमें अदर इनकम्स दी हैं 15,000, और सर हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए 50,000। अब जल्दी से आप इसका आंसर निकालेंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे, ठीक है, इसका आंसर आप निकालेंगे। आगे बात करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकम्स आर रिकॉर्डेड इन, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, या आप मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। 36 का आंसर है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकम्स आर रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बी ऑप्शन। 37 द ट्रायल बैलेंस शोज ओल्ड प्रोविजन। अब देखो जो लास्ट कंसेप्ट मैंने आपको समझाया ना, ओल्ड आपका जो हमारा बैड डेब्ट्स का कंसेप्ट था, उसके रिलेटेड अब ये क्वेश्चन आया। कहता है ओल्ड प्रोविजन है 300 रुपए का, डेटर्स है 9,000 के, एज्यूम दैट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज 5%, द अमाउंट टू बी रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो कहता है आपने एज्यूम करना है डाउटफुल डेब्ट्स के ऊपर आपको 5% का क्या चाहिए, प्रोविजन चाहिए। तो 9,000 का 5% कितना होता है सर, 450। 450 है, लेकिन 300 का तो पहले का बना है, तो मैंने 150 का प्रोविजन और बनाना है, ठीक है। 300 का पहले बना हुआ है, तो मैंने प्रोविजन और कितने का बनाना है, 150 का ही बनाना है। तो कहता है कितने अमाउंट आप डेबिट करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो 150 हम डेबिट करेंगे। तो 37 का आंसर क्या रहेगा, डी ऑप्शन। 38 ग्रॉस प्रॉफिट इज ए, ग्रॉस प्रॉफिट क्या है सर, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो 38 का आंसर क्या रहेगा, बी ऑप्शन। 39 व्हाट काइंड ऑफ एक्सपेंसेस आर पेड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट में से हम कौन से एक्सपेंसेस पे करते हैं, आपको बोलते हैं सेलिंग एक्सपेंसेस तो कभी नहीं आएगा, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस की नन ऑफ दीज। तो 39 का आंसर आपका रहेगा डेट नन ऑफ दीज। 40th total sales during the year is 16,75,800. All sales were marked at a 20%. The cost of sale for the year is. तो देखो ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, जिन्हें बेसिक मैथमेटिक्स आती है वो आसानी से ये आंसर दे सकते हैं। तो इसका आंसर देखो, कहता है कि हमने मार्क प्राइस है आपका 20% हम ऊपर लगाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे 100 रुपए की, आपको 100 रुपए की कोई चीज पड़ रही है, तो मैं उसके ऊपर मार्क करूंगा 120। तो ये वही चीज है, तो ये वही चीज है, कह रहा है 16,75,800 है। तो मैं इसका बताओ कि मेरे कॉस्ट ऑफ सेल कितनी होगी, मेरे को कीमत कितनी पड़ी होगी। मतलब मैंने 100 पे लाना है इसे और 120, प्रोपोर्शनेट मेथड आपको आता होगा। तो ये वही चीज है कि जो 100 रुपए की चीज है उसको मैं 120 में बेच रहा हूं। तो बस 16,75,800 को 120 से मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइडेड बाय 100 कीजिए, आपका आंसर आएगा 13,96,500। 41 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शोन इन द बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में क्या शो नहीं होगा, तो 41 का आंसर रहेगा सी ऑप्शन, मॉर्टगेज ऑन लैंड। 42 ड्रॉइंग्स अपेयरिंग इन द ट्रायल बैलेंसेस, जो ड्रॉइंग्स अपेयर करिए तो उनको हम क्या करते हैं, कैपिटल से डिडक्ट करते हैं। तो 42 का डी ऑप्शन रहेगा। 43 की बात करते हैं, 43 में बोलते हैं सैलरीज अपेयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में जो सैलरी अपेयर कर रही है तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करेंगे। 44 बोलते हैं करंट एसेट डज नॉट इंक्लूड, तो करंट एसेट्स में क्या नहीं आएगा, डेट इज फर्नीचर नहीं आएगा। 45 कहता है गुडविल इज क्लासिफाइड एज करंट एसेट, टेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट की लिक्विड एसेट, तो इंटेंजिबल एसेट इज द राइट वन। नेट प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस, ठीक है, जो आपका नेट प्रॉफिट है वो हमारा क्या करेगा, इट इंक्रीजेज द कैपिटल। तो 46 का आंसर क्या रहेगा, डी ऑप्शन। 47 कैरेज इनवर्ट विल बी शोन इन, ठीक है। ये हमने ऊपर एक दो क्वेश्चन इसी से बस थोड़े से ऊपर नीचे किया है वर्ड्स और कुछ नहीं किया, तो आपको अब पता चल गया होगा कि कैरेज इनवर्ट और कैरेज आउटवर्ट में क्या डिफरेंस है। तो इसका भी आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि कैरेज इनवर्ट कहां पे आएगा, ठीक है। 48 बैलेंस शीट इज ए अकाउंट स्टेटमेंट, नीदर ए स्टेटमेंट नॉर ए अकाउंट की नन ऑफ दिस, तो इट इज ए स्टेटमेंट, ठीक है। तो 48 का आंसर क्या रहेगा, बी ऑप्शन। 49 अब प्री पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है, जब आप प्रीपेड इंश्योरेंस है, ठीक है, तो प्रीपेड इंश्योरेंस कहां पे अपेयर करेगा, तो प्रीपेड इंश्योरेंस इज आर एसेट, तो इट इज शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट विल बी शोन इन, ठीक है। एक्रूड एक तरह का आउटस्टैंडिंग ही होता है, मतलब हमें इंटरेस्ट मिलना था लेकिन अभी तक मिला नहीं है, तो वो कहां पे होगा, एक तरह से वो तो हमारा एसेट है, ठीक है, एक हमारा एसेट भी है और साथ में वो क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी शो करेगा। इसके दो इफेक्ट होंगे, तो इसका आंसर रहेगा बोथ ए एंड बी। अब जो ऊपर वाला क्वेश्चन था उधर आपको इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं मिला, तो उसके कारण हमने ये ऑप्शन नहीं चुना, तो इसका आंसर क्या रहेगा, सी ऑप्शन। 51 इफ देयर इज नो एग्जिस्टिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, प्रोविजन क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेप्ट इज,
अगर कोई भी एग्जिस्टिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट नहीं है पहले का, तो जो आपने प्रोविजन बनाया है उसको आप क्या करोगे, तो इट विल बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो हम करते आ रहे हैं। 52 फाइनल अकाउंट इंक्लूड प्रिपरेशन ऑफ, फाइनल अकाउंट में किस किस का प्रिपरेशन आता है, ऑल ऑफ द अबव। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ओल्ड प्लांट इज, ठीक है, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है सेल ऑफ ओल्ड प्लांट पे, तो वो हम कहां पे शो करेंगे, वो हम शो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड। तो 53 का आंसर क्या रहेगा, सी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है, तो ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, तो इट इज आर इंटरेस्ट ऑन एफडीज। तो 54 का आंसर क्या रहेगा, सी ऑप्शन। 55 नेट प्रॉफिट चार्जिंग मैनेजरियल कमीशन 65,000, मैनेजरियल कमीशन 11% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी आप पेंडिंग रखिए, ये हम करेंगे पार्टनरशिप में, क्योंकि अगर अभी मैं समझाने गया कुछ स्टूडेंट्स के ऊपर से चल जाएगा, जिन्होंने पहले का पढ़ा हुआ उन्हें ये क्लियर हो जाएगा नो डाउट, लेकिन अगर अभी बताऊंगा तो वो उनके ऊपर से चल जाएगा। अरेंजमेंट ऑफ बैलेंस शीट इज इन ए लॉजिकल ऑर्डर इज नोन एज मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट। 57 फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज मेनली कंसर्न विद, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट किसे कंसर्न करता है, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एक्वायरिंग एंड यूटिलाइजिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फर्म्स एंड एक्टिविटी, ठीक है। एक होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमने पढ़ा, ठीक है, सब कुछ क्या था स्टेटमेंट, अब मैनेजमेंट होता है, ठीक है। अब ये एक अलग सा इसका कंसेप्ट है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है कि आप अपने फाइनेंस को कैसे मैनेज करते हो, आपको प्रॉपर्ली इस तरह से मैनेज करना है कि आपका कोई पैसा आइडली पड़ा ना रहे, आपका हर एक पैसा अच्छी तरह उसका रिटर्न दे रहा हो, ये ना हो जाए कि आपने अपने लॉकर भर लिए हैं लेकिन वो कुछ आगे रिटर्न नहीं दे रहा, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये कहता है कि आपको प्रॉपर्ली जिन पैसों की जरूरत है वो ऑन टाइम हो मिले भी आपके पास, और आपका हर एक पैसा आपको अच्छी तरह यील्ड दे। तो ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एक्वायरिंग एंड यूटिलाइजिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फर्म एंड एक्टिविटी। द प्राइमरी गोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो प्राइमरी गोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट रहता है डैट टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ ओनर, ताकि वो कैपिटल का जो उनके ओनर है उनकी प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज कर पाए, उनका जो वेल्थ है जो उन्होंने पैसा लगाया उसे मैक्सिमाइज कर पाए। फाइनेंस मैनेजर इज अकाउंटेबल फॉर, जो फाइनेंस मैनेजर है वो किस चीज के लिए अकाउंटेबल है, दैट इट इज अकाउंटेबल फॉर अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। आज का लास्ट क्वेश्चन, बैलेंस शीट इज ऑल्सो नोन एज, तो बैलेंस शीट इज ऑल्सो नोन एज, सबसे इजी क्वेश्चन मैं कहूंगा आज का 60th का बी ऑप्शन रहेगा पोजीशन स्टेटमेंट। तो इधर ही हमारे खत्म होते हैं बैलेंस शीट के क्वेश्चन, ट्रेडिंग अकाउंट के क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्वेश्चन। तो आप देख सकते हो आज हमारा जो टॉपिक है, मैक्सिमम टॉपिक मैं कहूंगा आपको, अगर अभी तक जो हमारे 10 वीडियोस आज हो चुकी हैं, ठीक है, 10 वीडियोस भी अगर मैं काउंट करें तो आपकी अराउंड 8 to 9 आवर्स की सारे लेक्चर्स मिल गए हैं, ठीक है। कुछ लेक्चर्स 45 मिनट्स के, कुछ लेक्चर 50 मिनट्स के। तो ये आपका हो जाता है इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया, अकाउंटिंग इक्वेशन और जनरल हमने कंप्लीट कर लिया, वाउचर अप्रोच भी हमने कर लिया है, फिर हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टेटमेंट इसमें हो गया, आज लेजर हो गया, रूल्स फॉर जनरलाइजिंग हमारा हो गया, ट्रायल बैलेंस हमारा हो गया, ट्रेडिंग अकाउंट हमारा हो गया, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ये मैं बात कर रहा हूं जो हमने रिवीजन कर चुके हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया है, क्योंकि कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने थोड़ा सा टॉपिक बीच में छूट गए होंगे, ठीक है, उनके लिए प्रॉपर प्लेलिस्ट ऊपर प्रोवाइडेड है, आप इनको सीक्वेंस वाइज देख लीजिए। अराउंड 50 के अबव हमारा सिलेबस रिवाइज भी हो गया है, घबराओ मत, सिलेबस मैं कंप्लीट करा दूंगा। अभी मैसेज आता है कि सर दिन के 2-3 लेक्चर, देखो मेरे लिए एक लेक्चर रिकॉर्ड करना भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा, तो मैं एक लेक्चर भी आपके लिए अभी भी बना रहा हूं। आप ऊपर टाइम देख सकते हो, टाइम हो रहा है 9:13, ठीक है। तो ये भी मेरे अपना एक्स्ट्रा टाइम निकाल के आपके लिए ये 9:13 भी आपको ये 10 बजे लेक्चर प्रोवाइड करना। आपके पास ये लेक्चर होगा, सिर्फ 40 मिनट्स होंगे मेरे पास अपलोड करने में, उसके बाद भी बड़े ज़्यादा काम होते हैं, यूट्यूब पे ऐसे ही अपलोड नहीं हो जाती, ठीक है। तो ये आपके लिए मैं निकाल रहा हूँ, तो ये एक लेक्चर भी कोशिश करता हूँ कि हाँ आपके लिए बेनिफिशियल रहे। तो लेकिन मैं आपको एक गारंटी देता हूँ, आपके पेपर होने से पहले आपका ये पूरा का पूरा सिलेबस मैं कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। तो घबराओ मत, मेरे पे थोड़ा सा ट्रस्ट कीजिए, आप बस बाकी सब्जेक्ट पर थोड़ा सा फोकस कर लीजिए। ये लास्ट की जो 2 आवर्स है इस पे मेरे को दे दीजिए, ठीक है। 1 घंटा ये लेक्चर और 1 घंटा आपने इसके ऊपर गूगल के ऊपर एमसीक्यू करने हैं। होप सो आपको आज का लेक्चर भी अच्छा लगा होगा। जिस तरह से आप हमें अपना इस तरह प्यार देते आ रहे हैं, तो इसी प्रकार अपना प्यार बरकरार रखिए। अब कुछ बच्चों का है कि सर पेपर आगे जाएगा कि नहीं जाएगा, देखो टाइम ही बताएगा, लेकिन मेरा मानना है कि इस बार ये वाला एग्जाम हो जाना चाहिए,
क्योंकि अगर ये आगे गया तो फ्रस्ट्रेशन लेवल और इंक्रीज हो जाएगी। तो गाइस आज का अपना लेक्चर इतना ही रखते, तो मिलते हैं कल अपने नए लेक्चर के साथ जिसमें हम बात करेंगे द डबल बुक कीपिंग सिस्टम। तो गाइस आज का इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं कल नए लेक्चर के साथ।